काइनेटिक 80 एंड 90 का एक ऐसा सुपरहिट ब्रांड जिसे अपने टाइम से कहीं आगे का माना जाता था, क्योंकि भारत में गियरलेस और सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली यह पहली कंपनी थी। और उस टाइम पर इसके स्कूटर्स इंडिया के रोड पर हर तरफ दिखाई देते थे। लेकिन हर किसी का फेवरेट यह ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया? इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने के बावजूद यह कंपनी टिक क्यों नहीं पाई? और क्या यह ब्रांड आज भी कहीं जिंदा है या फिर हमेशा के लिए इतिहास बन गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 1970 के दौर में इंडिया के अंदर बाइक या स्कूटर होना एक लग्जरी का सिंबल था। कार्स तो सड़कों पर बस कुछ गिनी चुनी ही दिखती थी, लेकिन दो पहिया वाहनों का सुख भी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था। ऐसे में एच के फिरोदिया ने एक सपना देखा जिसे सुनते ही लोग उसे पागलपन कह देते थे। और वह सपना था हर इंडियन के पास खुद का एक अफोर्डेबल और भरोसेमंद टू व्हीलर होना। लेकिन यह फिरोदिया साहब थे कौन? असल में यह उस टाइम के एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे, जिन्होंने यूएसए से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली थी। साथ ही कई सारे अचीवमेंट्स भी उनके नाम थे। अपने टैलेंट के बलबूते 1960 से 1968 तक एच के फिरोदिया ने बजाज ऑन्टो में इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा संभाला। उस वक्त इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से पैदा ही हो रही थी, जहां ना अपनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज। लेकिन फिरोदिया ने इन हालातों में भी बजाज ऑन्टो को उस दौर की सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। इसके बाद साल 1972 में एच के फिरोदिया ने काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की नींव रखी, जो दूसरे व्हीकल्स के लिए गियर बॉक्सेस, ट्रांसमिशन सिस्टम और इसी तरह के कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाया करती थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के कब्जे में है। और उस टाइम बजाज का चेतक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर था। मतलब कि इस स्कूटर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इसके डिलीवरी के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन चेतक में एक बहुत बड़ी कमी थी कि यह गियर बेस्ड स्कूटर था, जिसे चलाना काफी हार्ड था। ऐसे में यह महिलाओं, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था जो पहली बार टू व्हीलर चला रहे थे। एच के फिरोदिया को यही एक जबरदस्त मार्केट 1950 के दशक में गैप दिखा और उन्होंने ठान लिया कि वह भारत को एक ऐसा स्कूटर देंगे जो बिना किक के स्टार्ट हो और गियर बदलने की भी झंझट ना हो। लेकिन कैसे? इसका फिरोदिया साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। हालांकि उस दौर में जापान और बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में गियरलेस स्कूटर्स काफी धूम मचा रहे थे। ऐसे में फिरोदिया समझ गए कि अगर उन्हें इंडिया में इस तरह का स्कूटर लाना है तो किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही एक्सपर्ट हो। लेकिन दोस्तों, तब यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडियन फर्म्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि बाहर की कंपनियों का मानना था कि इंडियन मार्केट बहुत रिस्की है और वहां हमारी टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। लेकिन फिर भी फिरोदिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इटली और जर्मनी जैसे कई सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी ने ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, फिरोदिया साहब भी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन तभी एक दिन होंडा मोटर कंपनी से उनकी बातचीत हुई और पहली बार किसी ग्लोबल ब्रांड ने न सिर्फ उनकी सोच को समझा, बल्कि उन पर भरोसा भी किया। असल में होंडा उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक था, और वह भी भारत जैसे उभरते हुए और बड़े मार्केट में कदम रखना चाहता था। लेकिन इंडिया में उस टाइम लाइसेंस राज का दौर था, जिसमें फॉरेन कंपनीज सीधे इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी। अगर वह भारत में बिजनेस करना चाहती थी तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना होता था। और दोस्तों, इसी रूल की वजह से ही 1984 में काइनेटिक और होंडा के बीच एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई, जिससे काइनेटिक और होंडा की नींव रखी गई। यह होंडा का किसी भी इंडियन कंपनी के साथ में
पहला कोलैबोरेशन था। होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड गियरलेस स्कूटर डिज काइनेटिक को दिया, जबकि काइनेटिक ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल R&D को संभाला। इस तरह से काफी मेहनत के बाद 1984 में कंपनी ने इंडिया का पहला गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर एलचे किया, जिसका नाम था काइनेटिक DX। यह उस समय के हिसाब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इंडियंस ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए लॉन्च होते ही यह खूब चर्चे में रहा। किनेटिक DX को पूरी तरह से होंडा के उस टाइम के इंटरनेशनल मॉडल NH10000 के बेस पर बनाया गया था, जो कि बाहर के देशों में पहले से ही सुपरहिट हो चुका था, क्योंकि क्विक स्टार्ट, गियर शिफ्टिंग, हैवी हैंडलिंग, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स को यह सॉल्व करता था, जिस वजह से इसे कोई भी आसानी से चला सकता था। लेकिन अगर हम इसे उस समय के दूसरे स्कूटर्स से कंपेयर करें तो हाँ, इसका इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था, माइलेज भी कुछ खास नहीं था और प्राइस भी थोड़ा सा हायर साइड पर था। पर गियरलेस होने की वजह से इसे एक प्रीमियम स्कूटर माना जाने लगा, क्योंकि यह कंफर्ट का एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा था जो अब तक किसी भी स्कूटर में नहीं था। कंपनी ने स्कूटर के फ्रंट हिस्से को थोड़ा चौड़ा बनाया था, जो जल्दी बच्चों का फेवरेट राइड स्पॉट बन गया था। इस तरह से यह सिंपल सवारी धीरे धीरे लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होने लगी और कुछ ही सालों में काइनेटिक DX सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि हर घर की जरूरत बन गया। शहर की सड़कों से लेकर काइनेटिक 80 एंड 90 का एक ऐसा सुपरहिट ब्रांड जिसे अपने टाइम से कहीं आगे का माना जाता था, क्योंकि भारत में गियरलेस और सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली यह पहली कंपनी थी और उस टाइम पर इसके स्कूटर्स इंडिया के रोड पर हर तरफ दिखाई देते थे। लेकिन हर किसी का फेवरेट यह ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया? इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने के बावजूद यह कंपनी टिक क्यों नहीं पाई? और क्या यह ब्रांड आज भी कहीं जिंदा है या फिर हमेशा के लिए इतिहास बन गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 1970 के दौर में इंडिया के अंदर बाइक या स्कूटर होना एक लग्जरी का सिंबल था। कार्स तो सड़कों पर बस कुछ गिनी चुनी ही दिखती थी, लेकिन दो पहिया वाहनों का सुख भी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था। ऐसे में HK फिरोदिया ने एक सपना देखा जिसे सुनते ही लोग उसे पागलपन कह देते थे, और वह सपना था हर इंडियन के पास खुद का एक अफोर्डेबल और भरोसेमंद टू व्हीलर होना। लेकिन यह फिरोदिया साहब थे कौन? असल में यह उस टाइम के एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे, जिन्होंने USA से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली थी। साथ ही कई सारे अचीवमेंट्स भी उनके नाम थे। अपने टैलेंट के बलबूते 1960 से 1968 तक HK फिरोदिया ने बजाज ऑन्टो में इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा संभाला। उस वक्त इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से पैदा ही हो रही थी, जहां ना अपनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज। लेकिन फिरोदिया ने इन हालातों में भी बजाज ऑन्टो को उस दौर की सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। इसके बाद साल 1972 में HK फिरोदिया ने काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की नींव रखी, जो दूसरे व्हीकल्स के लिए गियर बॉक्सेस, ट्रांसमिशन सिस्टम और इसी तरह के कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाया करती थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के कब्जे में है, और उस टाइम बजाज का चेतक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर था। मतलब कि इस स्कूटर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इसके डिलीवरी के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन चेतक में एक बहुत बड़ी कमी थी कि यह गियर बेस्ड स्कूटर था, जिसे चलाना काफी हार्ड था। ऐसे में यह महिलाओं, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था जो पहली बार टू व्हीलर चला रहे थे। HK फिरोदिया को यही एक जबरदस्त मार्केट 1950 के दशक में गैप दिखा, और उन्होंने ठान लिया कि वह भारत को एक ऐसा स्कूटर देंगे जो बिना किक के स्टार्ट हो और गियर बदलने की भी झंझट ना हो। लेकिन कैसे?
इसका फिरोदिया साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। हालांकि उस दौर में जापान और बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में गियरलेस स्कूटर्स काफी धूम मचा रहे थे। ऐसे में फिरोदिया समझ गए कि अगर उन्हें इंडिया में इस तरह का स्कूटर लाना है तो किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही एक्सपर्ट हो। लेकिन दोस्तों, तब यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडियन फर्म्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि बाहर की कंपनियों का मानना था कि इंडियन मार्केट बहुत रिस्की है और वहां हमारी टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। लेकिन फिर भी फिरोदिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इटली और जर्मनी जैसे कई सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी ने ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, फिरोदिया साहब भी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन तभी एक दिन होंडा मोटर कंपनी से उनकी बातचीत हुई और पहली बार किसी ग्लोबल ब्रांड ने न सिर्फ उनकी सोच को समझा बल्कि उन पर भरोसा भी किया। असल में होंडा उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक था, और वह भी भारत जैसे उभरते हुए और बड़े मार्केट में कदम रखना चाहता था। लेकिन इंडिया में उस टाइम लाइसेंस राज का दौर था, जिसमें फॉरेन कंपनीज सीधे इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी। अगर वह भारत में बिजनेस करना चाहती थी तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना होता था। और दोस्तों, इसी रूल की वजह से ही 1984 में काइनेटिक और होंडा के बीच एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई, जिससे काइनेटिक और होंडा की नींव रखी गई। यह होंडा का किसी भी इंडियन कंपनी के साथ में पहला कोलैबोरेशन था। होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड गियरलेस स्कूटर डिज काइनेटिक को दिया, जबकि काइनेटिक ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल R&D को संभाला। इस तरह से काफी मेहनत के बाद 1984 में कंपनी ने इंडिया का पहला गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर एलचे किया, जिसका नाम था काइनेटिक DX। यह उस समय के हिसाब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इंडियंस ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए लॉन्च होते ही यह खूब चर्चे में रहा। किनेटिक DX को पूरी तरह से होंडा के उस टाइम के इंटरनेशनल मॉडल NH10000 के बेस पर बनाया गया था, जो कि बाहर के देशों में पहले से ही सुपरहिट हो चुका था, क्योंकि क्विक स्टार्ट, गियर शिफ्टिंग, हैवी हैंडलिंग, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स को यह सॉल्व करता था, जिस वजह से इसे कोई भी आसानी से चला सकता था। लेकिन अगर हम इसे उस समय के दूसरे स्कूटर्स से कंपेयर करें तो हाँ, इसका इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था, माइलेज भी कुछ खास नहीं था और प्राइस भी थोड़ा सा हायर साइड पर था। पर गियरलेस होने की वजह से इसे एक प्रीमियम स्कूटर माना जाने लगा, क्योंकि यह कंफर्ट का एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा था जो अब तक किसी भी स्कूटर में नहीं था। कंपनी ने स्कूटर के फ्रंट हिस्से को थोड़ा चौड़ा बनाया था, जो जल्दी बच्चों का फेवरेट राइड स्पॉट बन गया था। इस तरह से यह सिंपल सवारी धीरे धीरे लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होने लगी और कुछ ही सालों में काइनेटिक DX सिर्फ एक स्कूटर नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन गया। शहर की सड़कों से लेकर काइनेटिक 80s एंड 90s का एक ऐसा सुपरहिट ब्रांड जिसे अपने टाइम से कहीं आगे का माना जाता था, क्योंकि भारत में गियरलेस और सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली यह पहली कंपनी थी। और उस टाइम पर इसके स्कूटर्स इंडिया के रोड पर हर तरफ दिखाई देते थे। लेकिन हर किसी का फेवरेट यह ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया? इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने के बावजूद यह कंपनी टिक क्यों नहीं पाई? और क्या यह ब्रांड आज भी कहीं जिंदा है या फिर हमेशा के लिए इतिहास बन गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 1970 के दौर में इंडिया के अंदर बाइक या स्कूटर होना एक लग्जरी का सिंबल था। कार्स तो सड़कों पर बस कुछ गिनी चुनी ही दिखती थी, लेकिन दो पहिया वाहनों का सुख भी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था। ऐसे में HK फिरोदिया ने एक सपना देखा जिसे सुनते ही लोग उसे पागलपन कह देते थे। और वह सपना था हर इंडियन के पास खुद का एक अफोर्डेबल और भरोसेमंद टू व्हीलर होना। लेकिन यह फिरोदिया साहब थे कौन?
असल में ये उस टाइम के एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे जिन्होंने यूएसए से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली थी। साथ ही कई सारे अचीवमेंट्स भी उनके नाम थे। अपने टैलेंट के बलबूते 1960 से 1968 तक एच के फिरोदिया ने बजाज ऑन्टो में इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा संभाला। उस वक्त इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से पैदा ही हो रही थी, जहां ना अपनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज। लेकिन फिरोदिया ने इन हालातों में भी बजाज ऑन्टो को उस दौर की सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। इसके बाद साल 1972 में एच के फिरोदिया ने काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की नींव रखी, जो दूसरे व्हीकल्स के लिए गियर बॉक्सेस, ट्रांसमिशन सिस्टम और इसी तरह के कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाया करती थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के कब्जे में है और उस टाइम बजाज का चेतक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर था। मतलब कि इस स्कूटर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इसके डिलीवरी के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन चेतक में एक बहुत बड़ी कमी थी कि यह गियर बेस्ड स्कूटर था, जिसे चलाना काफी हार्ड था। ऐसे में यह महिलाओं, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था जो पहली बार टू व्हीलर चला रहे थे। एच के फिरोदिया को यही एक जबरदस्त मार्केट 1950 के दशक में गैप दिखा और उन्होंने ठान लिया कि वह भारत को एक ऐसा स्कूटर देंगे जो बिना किक के स्टार्ट हो और गियर बदलने की भी झंझट ना हो। लेकिन कैसे? इसका फिरोदिया साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। हालांकि उस दौर में जापान और बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में गियरलेस स्कूटर्स काफी धूम मचा रहे थे। ऐसे में फिरोदिया समझ गए कि अगर उन्हें इंडिया में इस तरह का स्कूटर लाना है तो किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही एक्सपर्ट हो। लेकिन दोस्तों, तब यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडियन फर्म्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि बाहर की कंपनियों का मानना था कि इंडियन मार्केट बहुत रिस्की है और वहां हमारी टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। लेकिन फिर भी फिरोदिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इटली और जर्मनी जैसे कई सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी ने ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, फिरोदिया साहब भी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन तभी एक दिन होंडा मोटर कंपनी से उनकी बातचीत हुई और पहली बार किसी ग्लोबल ब्रांड ने न सिर्फ उनकी सोच को समझा बल्कि उन पर भरोसा भी किया। असल में होंडा उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक था और वह भी भारत जैसे उभरते हुए और बड़े मार्केट में कदम रखना चाहता था। लेकिन इंडिया में उस टाइम लाइसेंस राज का दौर था, जिसमें फॉरेन कंपनीज सीधे इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी। अगर वह भारत में बिजनेस करना चाहती थी तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना होता था। और दोस्तों, इसी रूल की वजह से ही 1984 में काइनेटिक और होंडा के बीच एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई, जिससे काइनेटिक और होंडा की नींव रखी गई। यह होंडा का किसी भी इंडियन कंपनी के साथ में पहला कोलैबोरेशन था। होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड गियरलेस स्कूटर डिज काइनेटिक को दिया, जबकि काइनेटिक ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल R&D को संभाला। इस तरह से काफी मेहनत के बाद 1984 में कंपनी ने इंडिया का पहला गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर एलजे किया, जिसका नाम था काइनेटिक DX। यह उस समय के हिसाब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इंडियंस ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए लॉन्च होते ही यह खूब चर्चे में रहा। किनेटिक DX को पूरी तरह से होंडा के उस टाइम के इंटरनेशनल मॉडल NH10000 के बेस पर बनाया गया था, जो कि बाहर के देशों में पहले से ही सुपरहिट हो चुका था, क्योंकि क्विक स्टार्ट, गियर शिफ्टिंग, हैवी हैंडलिंग, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स को यह सॉल्व करता था, जिस वजह से इसे कोई भी आसानी से चला सकता था। लेकिन अगर हम इसे उस समय के दूसरे स्कूटर्स से कंपेयर करें तो हाँ, इसका इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था, माइलेज भी कुछ खास नहीं था
और प्राइस भी थोड़ा सा हायर साइड पर था, पर गियरलेस होने की वजह से इसे एक प्रीमियम स्कूटर माना जाने लगा, क्योंकि यह कंफर्ट का एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा था जो अब तक किसी भी स्कूटर में नहीं था। कंपनी ने स्कूटर के फ्रंट हिस्से को थोड़ा चौड़ा बनाया था, जो जल्दी बच्चों का फेवरेट राइड्स